नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है वाई नाइन एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों ये पिछले एग्जामों में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, तो उनको ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट चालू कर रहा हूँ, जो कि डेली बेसिस पे आपको मिलेगा एसएससी जीडी वालों के लिए। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और अपने नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये भी जो भी एग्जाम है, जो भी पिछले एग्जाम हुए हैं, ये दोस्तों आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको अन्यथा में ना लीजिएगा और पढ़िएगा दोस्तों मन लगा के। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों पहला है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो दोस्तों वो कौन है? पहला है ए मुंडीगाक, ऑप्शन बी है सुरतीगोई, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो दोस्तों इसमें बताना है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन से हैं। तो आपका ऑप्शन ए है मुंडीगाक, आपका बी सुरतीगोई, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और क्योंकि मुंडीगाक और सुरतीगोई अफगानिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो दोस्तों इसमें बताना है कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, कि जो कौन सा वह सुल्तान था जो अधिक गुलामों को रखता था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है आपके, ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, आगे दोस्तों डी है फिरोज तुगलक। तो इसमें बताइएगा दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो दोस्तों इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक। जो फिरोज तुगलक था वो सबसे अधिक गुलाम रखता था। तो दोस्तों सबसे अधिक गुलाम फिरोज तुगलक रखता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों इसमें बताना है आपको जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद साहब, और ऑप्शन नंबर बी है हुसैन शाह, और ऑप्शन नंबर सी है मुबारक शाह, और ऑप्शन नंबर डी है इब्राहिम शाह। ये दोस्तों साहब नहीं है, ये शाह है। तो बताना दोस्तों आपको जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। आपके ऑप्शन है, ए है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी है हुसैन शाह, ऑप्शन नंबर सी है मुबारक शाह, और ऑप्शन नंबर डी है इब्राहिम शाह। इसमें बताना दोस्तों आपका जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हुसैन शाह जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया। क्या दोस्तों क्वेश्चन क्या है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन हुसैन, ऑप्शन बी है शाह नुसरत शाह, ऑप्शन सी है राजा गणेश, और दोस्तों ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों बताना है आपको महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था। तो आपके ऑप्शन है, ए अलाउद्दीन हुसैन, ऑप्शन बी है शाह नुसरत शाह, ऑप्शन सी है राजा गणेश, और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शाह नुसरत शाह जो है वो बांग्ला में महाभारत का अनुवाद कराया था। क्या दोस्तों, महाभारत का अनुवाद बांग्ला में शाह नुसरत शाह ने कराया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था द्वितीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय। तो इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी है सर जॉन शोर, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड वेलेस्ली। दोस्तों इसमें आपको बताना है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड वेलेस्ली।
तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर इसमें हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका, क्या दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया? आपकी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर बी है हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी है एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी है शिशिर कुमार घोष। दोस्तों इसमें बताना है आपको अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िएगा और ये डेली बेसिस पे आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा एसएससी जीडी वालों के लिए। ऐसा नहीं कि दोस्तों ये एसएससी जीडी के लिए ही काम करेगा, आने वाले और भी एग्जाम के हर एग्जाम के लिए ये काम करेगा। और ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आए, पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के जो भी संस्थापना किसने किया था, वो शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो दोस्तों इसमें पूछा है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है, कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है ए राष्ट्रपति, बी भारत के लोग, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी सरकार। इसमें दोस्तों बताना है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें भारत के लोग, क्योंकि दोस्तों भारत के लोग से ही संविधान लिखा गया है, हम भारत के लोग। तो दोस्तों ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, भारत के लोग भारतीय संविधान का प्राधिकार के स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका भाग 6, ऑप्शन नंबर है बी भाग 7, ऑप्शन नंबर सी है भाग 8 और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है भाग 9A। तो इसमें आपको बताना है नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है, कौन सा भाग है दोस्तों आपको, भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9A। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है भाग 9A। भाग 9 में नगर पालिकाओं का इसमें प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, नीति आयोग। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? दोस्तों इसमें बताना है नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 282 और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 286 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है दोस्तों नीति आयोग के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी 282, ऑप्शन नंबर सी 286 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताना दोस्तों इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें से सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो नीति आयोग है यह असंवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं, संविधान में से कोई वर्णन नहीं किया गया है, तो ये असंवैधानिक निकाय है। तो दोस्तों इसमें जो कि किसी भी अनुच्छेद में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसमें बताना है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसमें बताना है आपको कौन सा आंसर जो होगा इसका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। क्या दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति जो होता है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है।
दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा, सभी आने वाले जो भी पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें से ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आधार क्या है? तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आधार ए है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। ऑप्शन नंबर बी है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। ऑप्शन नंबर सी है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। क्या दोस्तों? शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। तो इसमें आपको सही आंसर करना है दोस्तों। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो भी राइट आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। जो मानव विकास सूचकांक एचडीआई का जो भी आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ये मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आधार है। क्या दोस्तों? ये एचडीआई का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है क्या है? लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? क्या दोस्तों? लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो दोस्तों ये पहला है ऑप्शन नंबर ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा और ऑप्शन नंबर डी पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों इसमें बताना है आपको लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का डी, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय थे। क्या दोस्तों? लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। दोस्तों इसमें सभी जो भी इसमें सिलेबस है एसएससी जीडी का, सभी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो इनको ध्यान से पढ़िएगा, प्रैक्टिस से डेली बेसिस पे आपको मिलेगा। इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, या तो इनको एक दो बार ध्यान से देखिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम के दृष्टि से और एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या है? गणितीय भूगोल को प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल को प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है थेल्स, ऑप्शन नंबर बी है टालिमी, ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रेबो, ऑप्शन नंबर डी है थियोफेरेस्टस। तो दोस्तों इसमें बताना है गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थेल्स। गणितीय भूगोल का जो भी प्रारंभ करता है वो थेल्स है। कौन दोस्तों? थेल्स। थेल्स गणितीय भूगोल के प्रारंभ करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है भूमध्य रेखा। क्या दोस्तों? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? क्या दोस्तों? क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहलाती है? दूरी क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए है प्रधान देशांतर, ऑप्शन नंबर बी है देशांतर, ऑप्शन नंबर सी है अक्षांश और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। क्या दोस्तों? इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं क्या है फिर से एक बार। क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका प्रधान देशांतर, ऑप्शन नंबर बी देशांतर, ऑप्शन नंबर सी अक्षांश और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज है। क्या दोस्तों? नन ऑफ दीज है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 का सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अक्षांश। जो भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान को जो कोणीय दूरी होता है वो अक्षांश कहलाती है। क्या दोस्तों? अक्षांश कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? दोस्तों फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका सी हरियाणा। हरियाणा जो है वो आपका फुलकारी लोक कला के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में क्या है दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है दूध का घनत्व बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी है दूध का घनत्व घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी है दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है, दूध का घनत्व घट जाता है, दूध का घनत्व परिवर्तित रहता है, और दूध का घनत्व इनमें से कोई नहीं होता। तो दोस्तों इसमें बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसमें दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा 17 का ए। 17 का ए हो जाएगा, क्योंकि दूध से क्रीम जब निकाले तो उसका घनत्व बढ़ जाता है दोस्तों, उसका घनत्व बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 19 दिसंबर और डी 22 दिसंबर। इसमें दोस्तों आपको बताना है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 19 दिसंबर और डी 22 दिसंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका बी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ट्राइटियम दोस्तों क्या है, ट्राइटियम किसका स्थानिक है। क्या दोस्तों ट्राइटियम किसका स्थानिक है। दोस्तों ऑप्शन है आपका ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी फास्फोरस, डी नाइट्रोजन। इसमें आपको बताना है दोस्तों ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। दोस्तों संस्थानिक नहीं समस्थानिक होगा ये। आगे बढ़ते क्या दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी फास्फोरस, डी नाइट्रोजन। इसमें दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा बी हाइड्रोजन। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हाइड्रोजन आपका हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट होगा दोस्तों। ये क्या है, ये जीव विज्ञान से क्वेश्चन है। ये एथलीट फूट, क्या दोस्तों एथलीट फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। तो आपके ऑप्शन है ये दोस्तों जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजीवा और डी निमेटोड। इनमें से आपको बताना दोस्तों एथलीट फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। तो आपके सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का सही आंसर आपका 20 का बी कवक से। कवक से दोस्तों एथलीट फूट हो जाता है। क्या दोस्तों, कवक से एथलीट फूट हो जाता है। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करो दोस्तों, क्योंकि ये जो भी एग्जाम में आए पुराने जो एग्जाम हुए पिछले, उनमें ये दोस्तों सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस।